साल 1996। जगह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का पंचूर गांव। आंगन से आवाज़ आती है, भिक्षाम दे। घर की महिला बाहर आती हैं तो सामने जो दृश्य वो देखती हैं उसे देख के वो निस्तब्ध हो जाती हैं। उनके पांव अपनी जगह पे जम जाते हैं क्योंकि सामने खड़ा था उनके 6 महीने से लापता बेटा अजय सिंह बिष्ट। परंतु आज वो हमेशा की तरह पैंट शर्ट में नहीं था, भगवा चोले में था, सर घुटा हुआ था, कान में कुंडल थे और हाथ में भिक्षा का पात्र लिए वो अपने ही माँ से कह रहे थे, भिक्षा दो माँ। आंखों से आंसू बह निकल उठते हैं लेकिन जबान से शब्द नहीं फूट रहे होते हैं। भावुक आवाज़ में माँ उन्हें भीतर चलने को कहती है। वो मना कर देते हैं और कहते हैं, माँ ना ही तो मैं घर के भीतर जा सकता हूँ और ना ही बिना भिक्षा लिए यहाँ से लौट सकता हूँ। आपके घर में जो भी उपलब्ध हो आप मेरी भिक्षा पात्र में डालिए, मुझे उसी से संतुष्टि मिलेगी। बेटे की जिद के आगे माँ हार जाती है। माँ घर के अंदर जाती है, चावल और कुछ पैसे लाके भिक्षा पात्र में डाल देती है और बेटा आंगन से ही लौट जाते हैं। माँ उन्हें देखती रहती है जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाते। माँ उन्हें देखती रहती है, कुछ ही देर में वो आंखों से ओझल हो जाते हैं लेकिन उनकी आवाज़ अभी भी पहाड़ों से गूंज के सुनाई दे रही थी, अलख निरंजन, अलख निरंजन। योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम था अजय सिंह बिष्ट और उनका जन्म हुआ था 5 जून 1972 को एक बहुत ही मध्यम परिवार में। 4 भाइयों और 3 बहनों में वो दूसरे स्थान पे थे। अपनी 10वीं की पढ़ाई वो अपने ही गांव के किसी लोकल स्कूल से करते हैं। उसके बाद 1989 में वो ऋषिकेश के भरत मीडियंट इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो श्रीनगर के हेमवती चंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जहाँ से उन्होंने BSc मैथमेटिक्स में अपनी बैचलर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो MSc करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से उनके डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते हैं और उस समय उत्तर भारत में राम मंदिर मूवमेंट काफ़ी चर्चा में था क्योंकि योगी जी भी हमेशा राम मंदिर बनने के पक्ष में थे। इसलिए इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए 1990 में वो गोरखपुर पहुंच जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात होती है महंत अवैधनाथ जी से, जो गोरखपुर मंदिर के पुजारी, प्रधान और पीठाधीश थे। वो अवैधनाथ जी के विचारों और उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित होते हैं कि निश्चय कर लेते हैं कि अपना सारा जीवन वो इन्हीं की सेवा में लगा देंगे। उधर अवैधनाथ जी भी इनकी सेवा और इतनी कम आयु में इनकी प्रतिभा को देखते हुए महज 21 साल की उम्र में 5 फरवरी 1994 के दिन नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा देकर इन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं और यहीं से उन्हें नाम मिलता है योगी आदित्यनाथ का। और फिर इसके 4 साल बाद यानी कि 1998 में अवैधनाथ जी उन्हें अपना पॉलिटिकल वारिस भी घोषित कर देते हैं। दरअसल अवैधनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पुजारी होने के साथ साथ एक मजे हुए पॉलिटिशियन भी थे। वो 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके थे लेकिन अब वो चाहते थे कि उनके स्थान पे योगी जी चुनाव में हिस्सा लें। योगी जी अपनी गुरु की बात कैसे टाल सकते थे। वो बिना कोई सवाल किए हाँ में जवाब देते हैं और चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं। फिर वो चुनाव लड़ते भी हैं और चुनाव जीतते भी हैं, परंतु इस समय जीत का आंकड़ा कुछ कम था। पर जैसे जैसे योगी जी की आयु बढ़ती है उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती जाती है। वो लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद चुने जाते हैं और 5वीं बार वो 2 लाख मतों से जीत हासिल करते हैं। इसके साथ ही हर बीते समय के साथ योगी जी का कद बढ़ता चला जाता है और बढ़ता ही चला जाता है। 2002 में वो हिंदू युवा वाहिनी संगठन की स्थापना करते हैं और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उन्हें इसी संगठन की स्थापना के बाद उपलब्ध होती है। परंतु उस समय इस संगठन पे सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप भी लगते हैं और जिसकी वजह से 2006 में पार्टी योगी जी को टिकट देने से कतरा रही थी। लेकिन उस समय तक योगी जी की जो लोकप्रियता थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि वो जहां खड़े हो जाते थे वहीं से सभा शुरू होती थी। उनकी इस लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी को उन्हें टिकट देना पड़ता है। ये वो दौर था जब यूपी में कानून व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर थी और पूरे यूपी को माफियाओं ने जकड़ रखा था। ऐसे में काम करना योगी जी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था और इसी वजह से 2007 में उन्हें जेल भी जाना पड़ता है और 2007 में ही आजमगढ़ पे उन पे जानलेवा हमला भी होता है जिसमें योगी जी बाल बाल बच जाते हैं। मात्र 26 साल की आयु में वो देश के सबसे युवा सांसद बन जाते हैं और जब वो भगवा चोला पहन के संसद में जाते थे तो उस वक्त उनके इस भगवा चोले का भी मजाक बनाया जाता था। काम है आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. साधु बाबा No. आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना।
लालू प्लीज प्लीज ये मंदिर में पूजा करें। आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं और पुजारियों को भ्रमित करके वोट लेके जीत के आ रहे हैं। योगी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है 2017 में, जब इनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण इनको उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी जाती है और उस समय पार्टी 401 में से 325 सीटों पे जीत हासिल करती है। फिर पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पे होती हैं। हर कोई जानना चाहता था कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। 7 दिनों तक हुई चर्चा के बाद 8 मार्च 2017 को पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का नाम की घोषणा कर देती है और उसके अगले दिन 19 मार्च 2017 को योगी जी सीएम पद की शपथ लेते हैं, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की गलियों को हिला देने वाले बहुत सारे भारी भरकम फैसले लिए, जिसमें शामिल थे अवैध कसाई खानों को बंद करना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना, किसान भाइयों की कर्ज माफ़ी, इसके साथ साथ अपने सारे मंत्रियों के लिए निजी संपत्ति का ब्यौरा देना और साथ साथ ही निजी गाड़ियों से लाल बत्ती के इस्तेमाल पे उन्होंने मनाही कर दी थी और ये सारे नियम उनकी मंत्रियों के साथ साथ खुद योगी जी पे भी लागू होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि योगी जी का परिवार आज भी उसी साधारण तरीके से अपने वही लाइफस्टाइल जीता है जैसे वो तब जीते थे जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे। उनका परिवार आज भी गांव में रहता है। उनकी बहन आज भी केदारनाथ में एक छोटे से फूल और प्रसाद की दुकान चलाती है। योगी जी अपना निर्भीक, निडर और बेपाकी से बोलने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। वो शायद इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन पे कोई भी 1 रुपए के भी हेरा फेरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। सिंघम फिल्म का ये डायलॉग योगी जी पे खूब जचता है कि मेरे बाजुओं में दम है क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम हैं।